हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज सभी का अपने भीएस अड्डा पे स्वागत करता हूं। मैं डेली करंट अफेयर लेकर आ रहा था, आज भी करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो आज 29 तारीख है, तो 29 तारीख हम करंट अफेयर देखेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है दोस्त, ये है कि कहां सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। जो अभी सरस मेला जो अभी लगा हुआ है, ये कहां पे आयोजन किया जा रहा है? तो सर ये कहीं और नहीं बल्कि गुरुग्राम में हो रहा है। कहां है सर? गुरुग्राम में हो रहा है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इस मेले के बारे में क्या है सर। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। हाँ, इसमें क्या है तो देखिए सर कि राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। गुरुग्राम पहले है कहां सर? तो देखो ये दिल्ली एनसीआर में आता है। दिल्ली जैसे देख रहे हो आप, गुरुग्राम हरियाणा दिल्ली के बीच में क्या पड़ता है सर? गुरुग्राम पड़ता है। कौन सा पड़ता है? गुड़गांव पड़ता है। कहां पड़ता है सर? ये हरियाणा में पड़ता है। इसमें क्या है सर? तो गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में, कौन सा ग्राउंड? देखो कुछ कुछ जो होता है आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा ग्राउंड? जैसे नाम आ जाएगा कि अभी जो सरस मेला का जो आयोजन किया गया है वो कौन से ग्राउंड में किया गया है? तो सर वो किया गया है लेजर वैली ग्राउंड में। कहां पे किया गया है सर? लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित होने वाला 17 दिवसीय मेला 11 नवंबर तक जारी रहेगा। 17 दिन का मेला है जो कि 11 नवंबर तक ये क्या रहेगा सर? ये जारी रहेगा। कहां पे रहेगा सर? तो आपका लेजर वैली ग्राउंड में। कहां है सर? तो ये गुरुग्राम में। कब तक चलेगा सर? तो ये सर चलेगा आपका 11 नवंबर तक। कितने दिन तक चलेगा सर? तो सर ये 17 दिन तक चलेगा। देखिए आप याद कर सकते हो, पहला बार सरस मेला आयोजन कहां पे किया जा रहा? तो सर लेजर वैली ग्राउंड गुरुग्राम में किया जा रहा है। जो गुरुग्राम कहां है सर? हरियाणा में है। कब तक किया जा रहा है सर? तो 11 नवंबर तक। कितने दिन तक किया जाएगा सर? तो 17 दिन तक किया जाएगा सर। और इसमें मिलेगा क्या सर? तो थोड़ा देख लेते हैं। मेले में 28 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 800 महिलाएं देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे अपने विविध उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे एक जीविका सुन रहे होंगे आप, जीविका गांव में अभी आप देख रहे होंगे जीविका चल रहा हुआ कि कोई मछली पालन कर रहा है, तो कोई बकरी का पालन कर रहा है, अलग अलग तरह का जीविका चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो गांव के 800 महिलाएं देश भर से अलग अलग जगह से 800 महिलाएं जो हैंडक्राफ्ट, जो कि हाथ से बनाया हुआ चीजें, जो खुद से, जिसको स्वदेशी बोल सकते हैं, इंडिजिनस, जो स्वदेशी हो, खुद से बनाया हुआ हो, यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये ग्रामीण महिलाएं, देखिए आप देख क्या बता सकते हैं कि देखिए ये पेंटिंग कर रही है ना, ये हैंडीक्राफ्टेड है सर। ये क्या है? देखिए आपका हस्तशिल्प, देख रहे हैं ना, यही है सर, हाथों से बनाया गया है डिजाइन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं सर। इसमें क्या है कि मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। मतलब कि कोई एंट्री फी नहीं है। आपका इस मेला में अगर जाना भी चाहते हो तो आपका सर 1 रुपया नहीं लगने वाला। मैं बता दूं, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, तो जरूर एक बार विजिट करें। ठीक है, और इस मेले का आयोजन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो सरस मेला का जो आयोजन किया जा रहा है, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो सर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और भारत के प्रमुख मेले उसमें से देख लेते हैं। तो सर अंबुबाची मेला कहां का है? तो सर ये असम का है। अंबुबाची मेला कहां का है सर? तो ये असम का है। गंगा सागर मेला कहां का है सर? तो ये पश्चिम बंगाल का। पुष्कर मेला कहां का है सर? तो पुष्कर राजस्थान का है। सोनपुर मवेशी मेला कहां है सर? तो ये बिहार का है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहां लगता है सर? तो हरियाणा में। तो देखो आप सिर्फ सरस मेला के बारे में पढ़े थे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहां पे दिया गया है कि देखिए आसाम में, हरियाणा में क्या चल रहा है सर? होने वाला है तो सरस मेला। असम में अंबुबाची मेला, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, पुष्कर राजस्थान में पुष्कर मेला, बिहार में सोनपुर मवेशी मेला और हरियाणा में सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला। इन जगहों पे ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
इसको बाद में आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सर। अगला हरियाणा के बारे में थोड़ा, अगर सरस मेला की चल रही है, बात अगर हरियाणा की चल रही है, तो उसके बारे में अगर हम बात ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखते हैं सर थोड़ा सा हरियाणा के बारे में। तो सर हरियाणा का राजधानी कहाँ है सर? तो आपका चंडीगढ़ है। हरियाणा का सर राजधानी कहां पे है सर? तो वो चंडीगढ़ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको, हाँ टेक्निकल दादा कुछ बता रहे हैं, थोड़ा और ऊपर लेके जाऊं, थोड़ा सा एक सेकेंड। थोड़ा क्या है कि टेक्निकल चीजें हैं, अगर मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगा तो वो दिखेगा नहीं। बताइए टेक्निकल दादा क्या सही है? सही है, चलिए ओके। तभी हम देख रहे थे हरियाणा के बारे में कि सर इसका राजधानी कहां है सर? तो इसका राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है सर? तो बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के अभी राज्यपाल हैं। और हरियाणा के सर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है सर मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये भी हरियाणा के क्या है सर? मुख्यमंत्री है। और ये किस पार्टी से है सर? तो ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से है, मतलब कि मोदी जी की सरकार वहां पे है। ठीक है, और यहां पे देखते हैं कि टोटल कुल विधानसभा में कुल कितना सीट है सर हरियाणा में? तो सर 90 सीट है। राज्यसभा में सर कितना सीट है? तो सर 5 सीट है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो सर 10 सीटें हैं। ठीक है, तो ये पक्का आप याद कर लेना कि सर विधानसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है सर? तो 90 सीट है। राज्यसभा में कितना सीट है सर? 5 सीट है। लोकसभा में 10 सीट है। अगर मैं बात करूं इसका मैप का, तो मैप देख के आप पता लगा सकते हो कि ये देखिए पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा हरियाणा का मैप है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपके सामने दिखा देता हूं। इसको देखिए, ये हरियाणा का मैप है सर। ठीक है, आपको यहां से दिख जाएगा जो मैं बातें कर रहा था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है। तो देखो सर, अभी जो हम बोल रहे थे किसके बारे में बोल रहे थे? गुड़गांव की बातें चल किसकी रही थी? गुड़गांव की। तो सर ये देखो आपका गुड़गांव है, ये है गुड़गांव। यहीं पर आपका क्या लगने वाला है सर? सरस मेला। गुड़गांव के जस्ट अगर देखो बगल में तो पलवल है, यहां अगर देखो तो नूह है, इधर कौन सा है? रेवाड़ी है, इधर कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है, इधर कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। ये देखो आपका चरखी दादरी। गुड़गांव से ऊपर चलोगे सर नॉर्थ की तरफ, ऊपर जब बढ़ोगे तो ये कौन सा? झज्जर। झज्जर के बाद रोहतक, फिर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला। फिर इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? तो इसके बाद से सर आपका हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है यहां से। फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा सर? आगे से हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाएगा। यहां देखते हैं भिवानी, हिसार, जिंद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ये देख रहे हैं। ये है सर आपका पूरा हरियाणा का मैप। किसका है सर? ये हरियाणा का मैप है। नियर बाई आपका किसका सर? तो गुरुग्राम के नियर बाई में ये आपका मैप। ठीक है, देख लिए। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सर। अगला क्या है सर? तो आज का दूसरा सवाल क्या है सर कि एयरबेस ने, क्या टेक्निकल महोदय सही आ रहा है बताएं हमें थोड़ा। क्या बोला सर कि एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? अभी जो है मिनिस्ट्री, ये जो आप देख रहे हो एमओयू जो साइन कराते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एमओयू जो साइन हुआ है किन किन के बीच? कौन सा आईआईटी है जो कि एरोस्पेस क्षेत्र में एयरबस के साथ मिलके क्या किया है सर? समझौता किया। कौन सा है? तो सर वो है आपका आईआईटी कानपुर। कौन सा है सर आपका? ये आईआईटी कानपुर। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं सर क्या है। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, टेक्निकल महोदय बताएं थोड़ा हमें। सही है, सही है टेक्निकल महोदय, थोड़ा और ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, या और थोड़ा नीचे करें? सही है, चलिए ओके। टेक्निकल महोदय ने बता दिया है कि सही है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं सर कि आईआईटी कानपुर और एयरबस ने एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया। मतलब एमओयू, एमओयू का मतलब होता है सर, एमओयू का जो मतलब होता है लिख देता हूं, चलिए यहां पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि
आपसी समझौता, एक दूसरे के बीच में समझौता, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो किनके बीच में हुआ है? तो सर एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच में हुआ। किस लिए हुआ ये भी देख लेते हैं। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? तो सर अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देना। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आईआईटी कानपुर के साथ एक कोलैबोरेट करके ये अनुसंधान मतलब रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, अनुसंधान और शिक्षा के पहल के माध्यम में भारत में एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। मतलब एरोस्पेस से रिलेटेड जितनी भी मतलब खोज की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, उससे रिलेटेड सारा चीज इसको बढ़ावा देने के लिए किसने? एयरबस ने मेमोरेंडम साइन किया है आईआईटी कानपुर वालों के साथ, ठीक है। और इसमें क्या है सर? तो एयरबस एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। जो एयरबस है कौन सा है सर? एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय बहु है, ये मतलब अलग अलग देश में इसका फैला हुआ, ठीक है। एयरलाइनर निर्माता होने के साथ साथ हेलीकॉप्टर निर्माता भी है। मतलब कहने का मतलब ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एयरबस क्या है सर? एयरबस एक बड़ा सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो दिखते होंगे बोइंग 737 या एयरबस 570 ऐसे करके आप देखते होंगे। ये क्या है सर? ट्रांसपोर्ट है। तो ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये हेलीकॉप्टर भी बनाता है। ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी प्रोडक्शन करता है ये, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां है सर? इसका मुख्यालय लीडेन नीदरलैंड में। एयरबस का सर मुख्यालय कहां पे है सर? तो लीडेन नीदरलैंड में है। और इसका सीईओ कौन है? तो सर इसके सीईओ गिलाउम फौरी है। इसके सीईओ कौन है? गिलाउम फौरी। और देख लेते हैं सर कि एयर इंडिया ने $100 बिलियन से अधिक बेस प्राइस पर लगभग 500 नए विमानों के लिए एक समझौता किया। मतलब समझो 100 बिलियन से भी ज्यादा का 500 एयरबस खरीदने का इन्होंने क्या किया है? साइन किया। 500 एयरबस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। किस आईआईटी द्वारा तंजानिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? तो सर ये आईआईटी मद्रास, ठीक है। हाल ही में विप्रो ने जेनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां लॉन्च किया है? तो सर आईआईटी दिल्ली में। देखिए इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो सिर्फ आप एक एयरबस का आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेशन देखे थे, लेकिन और भी चीजें हैं जो अलग अलग आईआईटी के साथ किया हुआ कोलैबोरेशन, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा। तो पहला, किस आईआईटी द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? तो वह है कौन सा सर? आईआईटी मद्रास, ठीक है। दूसरा, हाल ही में विप्रो ने जेनरेटिव एआई सेंटर, एआई बोले थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जेनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां लॉन्च किया है? तो सर वो दिल्ली में किया। कहां? आईआईटी दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं सर आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो सर अबू धाबी में। कहां खोलने जा रहा है सर? अबू धाबी में खोलने जा रहा है। क्या खोलने जा रहा है सर? तो ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है सर। कौन? आईआईटी दिल्ली, ठीक है। और देखते हैं सर कि किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी अवार्ड प्रदान किए हैं? मतलब कि कौन सा आईआईटी है, ठीक है, जो आईआईटी इंदौर है उनको प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया सर? ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी अवार्ड। ये किनके द्वारा दिया गया? कहां के राष्ट्रपति ने इसको प्रदान किया है? तो सर ये प्रदान किए हैं आपका मिस्र के राष्ट्रपति। बोले तो इजिप्ट, अगर मैं लिखूं मिस्र बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए इजिप्ट। इजिप्ट का ही नाम है मिस्र। हिंदी में इसको मिस्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम इजिप्ट बोलते हैं। तो इजिप्ट के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं सर आपका अगला क्या है। तो किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, टेक्निकल महोदय बताएं क्या बड़ा है या इसको छोटा किया जाए?
अच्छा हाँ, ये कटेगा, अगर उस पे ये स्लाइडिंग आएगा तो कटेगा। अगर है ऐसा तो चलो मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, देखो आ रहा है, सही है, ठीक है, चलिए ओके। चलिए टेक्निकल महोदय भाई उनके अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि ये जितना जो आप शो देखते होंगे, इतना ये पैनल पे पढ़ाई चल रहा सब कुछ, इसके पीछे जो कैमरे के पीछे जो रोल होता है ना, बहुत अहम होता है, सच बता रहा हूं। कैमरे के सामने भले आपको शिक्षक यहाँ पे दिखते हो, लेकिन उस कैमरे के पीछे जो रोल होता है, मैं सच में बता रहा, बहुत बेहतरीन रोल होता है। समझ रहे हो ना, जो यहाँ पे टेक्निकल दादा बैठे हुए हैं, ये 1 मिनट में आपको मिला देता हूँ। रॉकी इधर आना, बहुत शर्माते हैं, ठीक है। रॉकी जी हमारा छोटा भाई है, बहुत बेहतरीन बंदा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। भगवान करे कि जिंदगी में बहुत आगे तरक्की करे, ठीक है, नौकरी ले, सुंदर कन्या इसको मिले, ठीक है। चलिए, तो आपका आज का तीसरा सवाल देखते हैं सर, कि किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक रूप में स्थान प्राप्त किया, मतलब हु हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 फाइनलिस्ट फॉर द ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। कौन है जिनको 10 फाइनलिस्टों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किस चीज में? तो सर ग्लोबल टीचर प्राइज 2023, इसमें किसमें सर? ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 में प्रथम जो स्थान पाए हैं वो कोई और नहीं बल्कि आप ही के बीच में है सर, ये दीप नारायण नायक। ये कहां के रहने वाले हैं सर? तो ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले। इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं सर, क्या है। ये देखिए आपके सामने दीप नारायण साहब है। टेक्निकल महोदय बताएं क्या सही है, इनको थोड़ा और ऊपर किया जाए। देखिए पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक दीप नारायण नायक, ये देखिए ये रहे सर आपके दीप नारायण नायक, ये जो देख रहे हैं ना, ये दीप नारायण नायक, ये है पश्चिम बंगाल के। ये क्या है? पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक दीप नारायण नायक प्रतिष्ठित वैदिक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया, मतलब 10 जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे उनमें से प्रथम स्थान पाए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। वाह, देख रहे हो, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो 10 लाख डॉलर लगा लो उसको, 82.83 रुपया 30 पैसा से गुना कर लो उसको, 10 लाख को, सोच लो इतना पुरस्कार इनको मिला है। सोच लो, सम्मान के सम्मान मिला, पैसे के पैसे मिला। इसलिए बता दे रहा हूं, जो गुरु होते हैं, गुरु का जीवन में एक अलग ही महत्व होता है। जिस तरह से माता पिता भाई बहन पति पत्नी का एक महत्व होता है, उसी तरीके से एक विद्यार्थी जीवन में एक गुरु का बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे अगर आप एक एक्टर हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपका जो डायरेक्टर होता है या स्क्रीन पर जो डायरेक्टर होता है, वो जैसे जैसे आप बोलता है वैसे वैसे करते हैं तो आपका मूवी हिट करता है। तो वहां पे भी एक गुरु होता है। उसी तरीके से जो रियल लाइफ में, जो क्या रियल लाइफ में तो आप एक्टिंग कर नहीं रहे हो, लेकिन जो डेली लाइफ में चल रहा है ये भी एक तरह से एक्टिंग ही चल रहा है। तो कहीं पे भी आप फंसते हो तो मैं बता रहा हूं, गुरु गुरु होते हैं, गुरु की जरूर रिस्पेक्ट करो आप, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अगला इनके बारे में। तो दीप नारायण नायक ये जमुरिया आसनसोल पश्चिम बंगाल में तिलका मांझी आदिवासी प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है। देखो यहां पे एक सवाल आना बनता है, पहले तो इनका नाम आएगा, दीप नारायण नायक के बारे में पूछ लेगा। अगर ये नहीं पूछा तो पूछ देगा कि बताइए कि दीप नारायण नायक जी किस विद्यालय में पढ़ाते थे। तो सर किस विद्यालय में पढ़ाते थे? तो सर ये तिलका मांझी आदिवासी प्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षक है। ये कहां पे है सर तिलका मांझी? तो सर ये जमुरिया आसनसोल में। कहां पे है सर? ये जमुरिया आसनसोल में है, ठीक है। उन्हें टीचर्स ऑफ द स्ट्रीट भी कहा जाता है, इन्हें टीचर्स ऑफ द स्ट्रीट भी कहा जाता है। ये रहे आपके दीप नारायण नायक, इन्हें टीचर्स ऑफ द स्ट्रीट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, कि कहां भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरा होने पर
जश्न मनाया गया। मतलब कि महिला थाना जिसका कि 50 वर्ष पूरा हो गया है, जो महिला थाना है जिसका कि 50 वर्ष पूरा हो गया है, तो बताइए कि वो कौन सा महिला थाना, कौन सा राष्ट्र में है, कौन सा जगह पे है जिसका 50 साल पूरा हो गया है? तो सर वो है केरला में। वो कहां पे है सर? केरला में है। ये कोझिकोड महिला पुलिस स्टेशन है जिसका 50 वर्ष पूरा हो गया है और इसी का लोग जश्न मनाए। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए सर, भारत के पहले महिला पुलिस थाने को 50 साल हो गए हैं। जो भारत का सबसे पहला महिला थाना बना था सर, उसका क्या हो गया सर? तो 50 साल पूरा हो गया है। ठीक है, ये जो आप फोटो में देख रहे होंगे, ये देखिए इंदिरा गांधी आपको दिख रही है, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये देखिए महिला थाना की है, ये केपी इनके देखिए लगा हुआ है कंधे पर केपी। जब स्टार, जो स्टार लगा हुआ रहता है एसआई का, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए केपी बोले तो केरला पुलिस। कहां के हैं सर? केरला पुलिस के। तो देखिए इसमें क्या है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1973 में कोझिकोड में देश के पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया था। कब किया था सर? तो 1973। देखिए 1973 1973 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अभी 2023 चल रहा है, पूरे 50 साल इसका कितना हो गया सर? कंप्लीट हो गया। और एक चीज और जानकारी अब देख लो कि पुलिस स्टेशन की पहली सब इंस्पेक्टर कौन है सर? तो एस पद्मिनी अम्मा। ये जो देख रहे हो आप, एस पद्मिनी अम्मा, ये जो आपको फोटो में जो दिख रही होगी, ये देखिए मैम जो है पहली एसआई जो मैम रही है, ये रही है एस पद्मिनी अम्मा। ये है, ये देखो भारत की पहली महिला एसआई कौन है सर? तो एस पद्मिनी अम्मा। कहां की? कोझिकोड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सर कि वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टिक्स के अनुसार फिटनेस यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पर आया? तो सर वैश्विक, थोड़ा टेक्निकल महोदय बता रहे हैं कि थोड़ा इसको मैं जूम इन आउट कर लूं। ठीक है, देखिए थोड़ा ऊपर ले जाओ, सही है। चलिए तो बताइए कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक अमंग फिनटेक यूनिकॉर्न? कौन सा रैंक पाता है सर? तो ये तीसरे स्थान पे। कितने स्थान पे है सर? तो ये तीसरे स्थान पे है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं सर क्या है। तो देखिए वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिटनेस यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पे है। कितने स्थान पे है सर? तो 17 में, यानी कि 3/17। जब 17 लोगों के बीच में इसका किया गया तो भारत का कितना स्थान पाया गया सर? तो तीसरा स्थान पाया गया। चलो बहुत खुशी की बात है। और देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका 1.34 फिटनेस यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है। तो सबसे टॉप पर कौन है सर? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अभी किस पे है सर? ये टॉप पे है। और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके 27 फिटनेस यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पे। तो सबसे पहला पे कौन है सर? तो सबसे पहला पे है सर यूएसए। दूसरा पे कौन है सर? यूके। तीसरा पे कौन है सर? तो इंडिया। मतलब कि अपना इंडिया 1 2 3 में रैंक कर रहा है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। और देखते हैं सर, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम क्वांटिटी और ओवरऑल वैल्यू दोनों के मामले में, क्वांटिटी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्वांटिटी और ओवरऑल के मामले में देखें तो पहले और दूसरे स्थान पर रहते हुए इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए। मतलब कि लगातार ये बैक टू बैक पहले और दूसरे स्थान पे क्या हो रहे हैं सर? ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा करेंट अफेयर। अगर आपको कहीं पे भी कुछ